लेकिन कट्टरपंथी के खिलाफ शुभेंदु के इन ताबड़तोड़ एक्शन का नतीजा ये कि बंगाल की राजनीति में अब बुलडोजर बनाम बैरिस्टर की लड़ाई हो चुकी है। एक तरफ शुभेंदु सरकार का बुलडोजर अवैध कब्जों माफिया नेटवर्क पर एक्शन ले रहा है, तो ममता बनर्जी कोर्ट में काला कोट पहन करके सरकार के फैसलों को चुनौती दे रही हैं। वंदे मातरम से लेकर के बुलडोजर और गोवध कानून तक सबको चुनौती दी जा रही है और बंगाल अब हर फैसले के लिए सियासी जंग का मैदान बन चुका है। बंगाल में भगवा सरकार के आते ही बुलडोजर मॉडल फुल स्पीड में दौड़ पड़ा। संदेश साफ है, जहां जहां कब्जा गैंग ने जमीन दबाई है वहां वहां प्रशासन का बुलडोजर गरज रहा है। शुभेंदु सरकार ने ऐलान कर दिया है कि बंगाल की जमीन पर अब माफिया राज नहीं चलेगा और इसी मिशन के तहत लगातार अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता से बाहर हो चुकी ममता बनर्जी अब सड़क से लेकर कोर्ट तक मोर्चा खोल चुकी है। ममता ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ कानूनी लड़ाई छेड़ दी है। कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाली ममता अब काला कोट पहनकर अदालत में शुभेंदु सरकार के फैसलों को चुनौती दे रही हैं। सफेद साड़ी के ऊपर काला कोट पहने ममता बनर्जी जब कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य द्वार से अंदर दाखिल हुई तो वहां मौजूद लोग कुछ पल के लिए ठिठक गए। आमतौर पर राजनीतिक मंचों पर तीखे भाषण और आक्रामक तेवर में दिखने वाली ममता इस बार अदालत में वकील के रूप में नजर आई। चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े मामले की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट पहुंची थी। दरअसल 12 मई को तृणमूल कांग्रेस की ओर से चुनाव बाद हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी और सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी खुद अदालत पहुंची और उनका वकील वाला अवतार चर्चा का विषय बन गया। यानी बंगाल में बुलडोजर बनाम बैरिस्टर की जंग शुरू हो चुकी है। जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, कब्जा हुआ है, जिसका कारण लोगों को असुविधा हो रही है, जिसके कारण आगजनी आदि ऐसे घटनाएं हो रही है, ये सारा निष्कासन होगा, सारा का समाधान हमारी सरकार करेगी। बाकी समय उनका कोर्ट में ही बीतेगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जो काम उन्होंने किया है कोर्ट में ही उनको परेड करना पड़ेगा। दरअसल जब से शुभेंदु सरकार बंगाल में आई है, दादा के बुलडोजर की स्पीड तेज है। कोलकाता के तिलजला इलाके में अवैध इमारत पर प्रशासन का बुलडोजर कब्जा। तिलजला के चमड़ा कारखाने के स्टोर रूम में लगी भीषण आग में 2 लोगों की मौत के बाद ही शुभेंदु ने सभी अवैध इमारतों को 24 घंटे के भीतर गिराने का आदेश दिया था। तो वहीं उत्तर 24 परगना में टीएमसी के एक दफ्तर पर भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक नैहाटी में रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से टीएमसी के 2 दफ्तर बनाए गए थे। नोटिस जारी होने के बाद रेलवे प्रशासन ने इस दफ्तर को गिरा दिया। कानून से बढ़ के बुलडोजर थोड़ी है। कानून को जो मतलब हो वो करेगा अपना। अच्छा, इससे हर इंसान को तकलीफ होगा ना। सबके लिए तो आईन कानून बना हुआ है, बुलडोजर का तो कोई जरूरी नहीं है। बुलडोजर चलना चाहिए। कोई बीजेपी दखल करके बैठा हुआ है, इसलिए बुलडोजर चलना चाहिए। 6 दिनों में शुभेंदु सरकार ने एक के बाद एक अपने फैसलों के सिक्सर से विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा फैसला है वंदे मातरम को अनिवार्य करना, जो कट्टरपंथी गैंग पचा नहीं पा रहा है। शुभेंदु सरकार ने ऐलान किया है कि बंगाल के सभी सरकारी स्कूलों में अब वंदे मातरम को अनिवार्य किया जाएगा और ये फैसला सोमवार से लागू भी होने वाला है। यानी अब सोमवार से बंगाल के हर सरकारी स्कूल में वंदे मातरम गाना जरूरी होगा। वंदे मातरम के ये विद्यालय शुरू करना है। जहां एक तरफ वंदे मातरम विरोधी गैंग पर शुभेंदु ने वार किया, तो वहीं बड़ा एक्शन गोवध को लेकर भी किया गया। बंगाल में बिना फिटनेस सर्टिफिकेट गोवध पूरी तरह रोक दिया गया है। खुले में पशुवध पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। सिर्फ अधिकृत स्लॉटर हाउस में ही होगा वध। नियम तोड़ा तो 6 महीने तक जेल की सजा संभव। उल्लंघन पर 1000 रुपए तक जुर्माना भी लगेगा। शुभेंदु अधिकारी के एक्शन पैक्ड फैसलों से साफ है कि बंगाल का शुद्धिकरण अभियान शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी बनाम कांग्रेस आज एक बार फिर साफ दिखा। राहुल गांधी के विदेश दौरे को सियासी मुद्दा बना चुके हैं। राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी ने राहुल की ट्रैवल हिस्ट्री निकाली, खर्चों पर सवाल खड़े किए और फंडिंग का मुद्दा उछाला, जबकि कांग्रेस इसे पॉलिटिकल एजेंडा और ध्यान भटकाने की कोशिश बता रही है।
22 वर्षों में पब्लिक लाइफ में रहते हुए 54 टाइम्स राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पे गए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर बीजेपी ने सवालों की झड़ी लगा दी और राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर बीजेपी ने बड़ा खुलासा किया। बीजेपी के मुताबिक साल 2004 से 2026 यानी 22 साल में राहुल गांधी ने 54 विदेश यात्राएं की। इस दौरान यूरोप, अमेरिका और एशिया के करीब 11 देशों का भ्रमण किया और इन यात्राओं के दौरान करीब 60 करोड़ रुपए खर्च किए। लेकिन 2013 से 2023 के बीच राहुल की घोषित आमदनी करीब 11 करोड़ थी, यानी खर्च और घोषित आय के बीच 5 गुना से अधिक का अंतर। और बीजेपी इसी को आधार बनाकर राहुल को घेर रही है। 60 करोड़ राहुल गांधी जी ने व्यक्तिगत तौर पे खर्च किया है अपने विदेश यात्रा पे। विगत 10 वर्षों में 10 असेसमेंट ईयर में राहुल गांधी जी की आमदनी थी 11 करोड़ रुपए। 11 करोड़ रुपए की आमदनी, 60 करोड़ रुपए फॉरेन ट्रिप में खर्चा। बताया जा रहा है कि केवल 2015 में दक्षिण पूर्व एशिया यात्रा के दौरान ही राहुल ने 4.5 करोड़ खर्च किए थे, जो कि उस साल की घोषित आय से 5 गुना ज्यादा है। यही नहीं, बीजेपी ने राहुल गांधी की यात्राओं पर खर्च की पूरी लिस्ट ही निकाल दी। बीजेपी का दावा है कि 2025 में वियतनाम दौरे पर करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च हुए, 2025 के लंदन दौरे पर करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च हुए, इटली दौरे पर कुल 95 लाख रुपए खर्च हुए, यूएई दौरे में करीब 70 लाख रुपए का खर्च आया और 3 मई 2026 के मस्कट दौरे पर करीब 50 लाख रुपए राहुल गांधी ने खर्च किए। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि आखिर राहुल गांधी की फंडिंग कौन कर रहा है। अगर फॉरेन की कोई एजेंसी आपको फंड कर रही है तो देश का कानून क्या कहता है? देश का कानून कहता है एमएचए से परमिशन लेना पड़ता है कि फॉरेन फंड होने वाला है। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज किया और साफ कहा कि देश में महंगाई के मुद्दे से ध्यान भटकाने की बीजेपी की ये साजिश है। इकोनॉमी कोलैप्स हो रहा है, विदेश नीति कोलैप्स हो चुकी है, झटके मिल रहे हैं, अर्थव्यवस्था को झटका मिल रहा है, कूटनीति को झटका मिल रहा है और ये अभी राहुल जी के फॉरेन ट्रिप के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। ये ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर कर रहे हैं, बस इसमें कुछ है ही नहीं। अब राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर सियासी लड़ाई तेज हो गई है। बीजेपी फंडिंग और पारदर्शिता पर सवाल उठा रही है तो कांग्रेस इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मुद्दा आने वाले समय में और भी गरमाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर के लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन कहां पहुंची, से गुनाहगार कौन। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई कर रही है और उसकी गिरफ्त में आए 5 आरोपियों में से 3 को 1 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया गया। इन 3 आरोपियों को राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तार किया गया था और खबर यह कि इस मामले में कुछ रसूखदार लोगों के शामिल होने की आशंका भी है। 21 से ज्यादा संदिग्ध बैंक खाते सीबीआई के रडार पर हैं। नीट यूजी पेपर लीक में बड़े नाम शामिल। रसूखदारों को कौन बचा रहा है? 5 आरोपी गिरफ्तार, बड़े चेहरे होंगे बेनक। ये तस्वीरें जयपुर कोर्ट की हैं, जहां सीबीआई ने मजिस्ट्रेट के सामने मंगीलाल बिवाल, विकास बिवाल और दिनेश बिवाल को पेश किया। सीबीआई इन आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ला रही है ताकि गिरफ्तार दूसरे आरोपियों के सामने बिठाकर उनसे आमने सामने की पूछताछ की जा सके। सीबीआई ने अब तक कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 आरोपी जयपुर, 1 गुरुग्राम और 1 नासिक से पकड़ा गया है। लेकिन सीबीआई की पूछताछ से पहले ही आरोपी दिनेश बिवाल के एक बयान ने इस पूरे मामले को सनसनीखेज बना दिया। कोर्ट में पेशी के बाद सीबीआई की टीम जैसे ही आरोपियों को लेकर निकली तो दिनेश बिवाल ने इस मामले में कई बड़े और रसूखदार लोगों के शामिल होने का आरोप लगा दिया। परेशान किया जाता है, जो बड़े मुद्दे हैं, जो बड़े उनको तो बचाया जाता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कौन है वो बड़े लोग, कौन है वो बड़े चेहरे जो इस पेपर लीक कांड में शामिल हैं। दिनेश बिवाल के इस बयान से साफ है कि पेपर लीक में अब तक सामने आए सिर्फ ये 5 नाम नहीं हैं, बल्कि कई रसूखदार लोग भी शामिल हैं, जिनके नेटवर्क ने मिलकर पेपर लीक किया और 23 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया। परेशान किया जाता है, जो बड़े मुद्दे हैं, जो बड़े उनको तो बचाया जाता है। जांच एजेंसीज की पड़ताल में सामने आया कि नीट का प्रश्न पत्र यश यादव के जरिए राजस्थान तक पहुंचा था।
यश यादव BA-MS का छात्र है और नीट पेपर लीक का मुख्य आरोपी माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक यश खुद परीक्षा पास नहीं कर पाया तो नीट पेपर लीक की कड़ी का अहम हिस्सा बना। प्रश्न पत्र राजस्थान पहुंचाने में इसकी अहम भूमिका सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक यश की पहचान विकास विवाल से थी और यश ने पेपर विकास तक पहुँचाया। जांच में ये बात भी सामने आई है कि विकास के पिता दिनेश विवाल ने ही डिजिटल कॉपी तैयार की, हार्ड कॉपी स्कैन कर PDF फाइल बनाई और लीक पेपर को आगे फॉरवर्ड किया गया, जिसके बाद सीकर के छात्रों को पेपर बेचा गया और इसके लिए छात्रों से 2 से 5 लाख रुपए लिए गए। वहीं इस मामले में विरोध भी लगातार जारी है। दिल्ली में NTA कार्यालय के बाहर बड़े पैमाने पर जुटे प्रदर्शनकारियों ने धरना दिया और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। इस बीच देश के डॉक्टर्स की एक बड़ी संस्था फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, जिसने कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि बार बार पेपर लीक से देश का नाम बदनाम हो रहा है, लिहाजा मेडिकल की परीक्षाओं के लिए एक नई हाईटेक और पारदर्शी स्वायत्त संस्था का गठन हो। साथ ही री एग्जाम को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में बनाई गई समिति के नेतृत्व में कराया जाए। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि क्या CBI की जांच में वो बड़े चेहरे बेनकाब होंगे जिनके शामिल होने के आरोप सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। एक तरफ नीट पेपर परीक्षा में लीक माफिया के एक्सपोज होने के बाद देश भर में हंगामा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में नकल और पेपर लीक माफिया पर कंट्रोल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार तैयारी कर चुकी है। यूपी में 8 से 10 जून तक सिपाही भर्ती परीक्षा होनी है, जिसके लिए 75 जिलों में 1180 परीक्षा केंद्र बनाए गए और इस सिपाही भर्ती परीक्षा में 28,86,797 परीक्षार्थी शामिल होंगे। राज्य में हो रहे इस बड़े परीक्षा आयोजन को देखते हुए योगी की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा की ड्यूटी में सिर्फ रजिस्टर्ड राजकीय कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। ड्यूटी में कर्मचारियों की तैनाती रैंडमाइजेशन के जरिए होगी, यानी आखिरी वक्त तक कर्मचारियों को पता नहीं होगा कि उनकी ड्यूटी कहां तय होने वाली है। परीक्षकों को ड्यूटी से पहले eKYC वेरिफिकेशन भी करवाना होगा। सेंटर हेड के साथ सभी कर्मचारियों को पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट तय करेंगे कि सभी मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्लॉक रूम में जमा कराए गए हों। इसके साथ योगी सरकार ने आंसर शीट्स और स्ट्रांग रूम को सील किए जाने के निर्देश भी दिए। इस वक्त नॉनवेज को लेकर यानी मांसाहार को लेकर के हंगामा है। एक तरफ नॉनवेज बैन करने का आदेश जारी हो चुका है, लेकिन संतों के स्टिंग ऑपरेशन के बाद ऐसा तहलका कि कंपनी को नोटिस तक जारी किया गया। गंगा जी के तट पर मांस डिलीवर किया गया। होश में आ जाए, नहीं तो हमें होश में लाना। क्या परोस रहे हो हमारी माँ गंगा जी के प्रांगण में? ये आपके सामने प्रस्तुत है, ये वास्तव में जहाँ नॉनवेज हमारे तीर्थ नगरी की मर्यादा को आप जैसे ने बदनाम कर रखा है। तीर्थ नगरी के सम्मान में धर्म नगरी में साधु संत भड़के हुए हैं, सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सनातन से खिलवाड़ के आरोप लगा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जिस तीर्थ नगरी में मांस और मदिरा पर पूर्ण बैन है, वहां नॉनवेज की डिलीवरी की जा रही है और बाकायदा इसके लिए ऑनलाइन ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये खुलासा हुआ था साधु संतों के एक स्टिंग ऑपरेशन से, जिसको उन्होंने अंजाम दिया था। इसके मुताबिक अखाड़े ने ऑनलाइन ऐप के जरिए रेस्टोरेंट को नॉनवेज का ऑर्डर दिया, प्रतिबंधित क्षेत्र में नॉनवेज मंगवाने के लिए डिलीवरी वाले को बुक किया। महज आधे घंटे के भीतर नॉनवेज हरिद्वार के प्रतिबंधित इलाके में पहुंच भी गया। बस उसके बाद से ही इसे लेकर एक्शन की मांग हो रही थी और अब ऐसा हो भी गया और अब साधु संतों की मांग पर कंपनी को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस भी भेजा है और उसमें हमने चेतावनी दी है कि आगे से अगर ऐसा मामला आता है तो आप पे कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जो सामान नगर निगम क्षेत्र में हमारे जो बायलॉज में जो प्रतिबंधित है, उनका अगर पार्सल के थ्रू या किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट या प्रोवाइड किया जाता है नगर निगम क्षेत्र में, तो कार्रवाई। कंपनी को नोटिस जारी हुआ तो चेतावनी भी दे दी गई, लेकिन साधु संतों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। साधु संत अब इस मामले में मुकदमे और कठोर नियम की मांग पर अड़े हैं। नगर निगम ने नोटिस भेजा है, उससे हमें संतुष्टि नहीं, तत्काल कार्रवाई चाहिए, कठोर FI दर्ज चाहिए, मुकदमे दर्ज चाहिए। नगर निगम की कार्रवाई से हम नोटिस से हम संतुष्ट नहीं है, तुरंत प्रभाव से उस कंपनी के ये ऑनलाइन का जो ऐप है उसको बंद किया जाए, तभी हम संतुष्ट होंगे, अन्यथा हम संतुष्ट नहीं होंगे। दरअसल संतों का आरोप था कि बीते कई दिनों से हरिद्वार के प्रतिबंधित क्षेत्र में ऑनलाइन माध्यम से मांस मदिरा की सप्लाई की जा रही थी। लगातार ऐसी कई शिकायतें भी मिली, जिसके बाद ही ये कदम उठाया गया।
इस बात से वाकिफ हैं कि कल शाम आए तूफान में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में 24 घंटे के अंदर कुदरत का एक भयानक रूप सामने आया। इस भयावहता से उत्तर प्रदेश के अंदर 90 से ज्यादा लोगों की जान गई, 60 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके। तेज आंधी की वजह से सैकड़ों मकानों को भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन इसी दौरान बरेली से एक ऐसी तस्वीर आई जिसे देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाए। आपने तूफान में बोर्ड्स उड़ते देखे होंगे, पेड़ टूटते देखे होंगे, पोल्स उखड़ते देखे होंगे, लेकिन आंधी के बवंडर में फंसा एक शख्स भी तिनके की तरह उड़ता हुआ नजर आ। ये दिल दहला देने वाला खौफनाक मंजर बरेली के भमोरा इलाके के बमियाना गांव का है, जहां 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई तेज आंधी में नन्हे मियां उड़ गए। जैसे ही तूफान ने दस्तक दी, 50 साल के नन्हे मियां ने अपनी जान बचाने के लिए एक बारात घर के पास लगे भारी भरकम टीन शेड में लगी लोहे की पाइप और रस्सी को अपनी पूरी ताकत से पकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल कुदरत का ऐसा भयंकर झटका लगा कि जमीन हिल गई। चक्रवाती बवंडर ने उस भारी भरकम टीन शेड को ऐसा उखाड़ा कि नन्हे मियां उसके साथ ही प्लास्टिक के खिलौने की तरह हवा में करीब 50 फीट ऊपर उछल गए। जिस किसी ने भी इस मंजर को देखा उसकी चीख निकल गई। हवा के बवंडर में कई फीट ऊपर गोल गोल घूमने के बाद नन्हे मियां सीधे दूर खेत में जा गिरे, जिन्हें वहां मौजूद लोगों ने उठाकर अस्पताल पहुंचाया। आसमान से सीधे जमीन पर गिरे नन्हे मियां मौत के मुंह से तो बाल बाल बचकर लौट आए, लेकिन इस खौफनाक हादसे में उनके हाथ और पैरों में मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए। नन्हे मियां ने कुदरत की ताकत का जिक्र करते हुए बताया कि उन्हें तेज आंधी में संभलने का मौका तक नहीं मिला। पलक झपकते ही वो आसमान में थे, जहां उन्हें जिंदगी खत्म होने का एहसास हुआ। मामला ये है कि मतलब हवाएं आई, हमें नहीं पता था कितनी तेज आई कितनी आई, रस्सी पकड़े थे तो बाइक साथ चले गए ऊपर करीब 50 फीट ऊंचाई से। जिस सर से मतलब इतने धर में है, इसी गाड़ी में डिलेवरी में जी मतलब ज्यादा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बरेली का ये बवंडर सिर्फ एक बानगी है। इस प्री मानसून चक्रवाती तूफान और आकाशीय बिजली ने पूरे उत्तर प्रदेश में भारी तबाही मचाई। रायबरेली में तूफान की रफ्तार इतनी तेज थी कि विशाल काय पेड़ भरभरा कर गिर पड़े, जिनके नीचे कई कार और बाइक्स दब गए। उन्नाव में तेज आंधी ने सालों पुराने एक विशाल पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया, जो वहां खड़ी एक कार पर जा गिरा। उन्नाव में 6 लोगों की तेज आंधी की वजह से मौत हो गई। जिसकी नजर खुद से ज्यादा अपने पड़ोसी पर रहती है। दुनिया में युद्ध की वजह से वैश्विक मंदी का खतरा है, तेल गैस की किल्लत है, दुनिया परेशान है और इन सब में पाकिस्तान का सबसे बुरा हाल है। लेकिन आजकल पाकिस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे के ऐलान से घबराया। दरअसल कल से पीएम मोदी 6 देशों की यात्रा पर हैं। पीएम मोदी यूएई भी जाएंगे। यही वजह है जिसने मुनीर और शहबाज की नींद खराब कर दी। पीएम मोदी का यूएई दौरा, पाकिस्तान को तमाचा। यूएई ने मुनीर को दुत्कारा, हिंदुस्तान को गले लगाया। यूएई ने पाक से जो छीना, सब भारत को सौंप दिया। इसे ही फितरत का फर्क कहते हैं, इसे ही गद्दारी और वफादारी का फर्क कहते हैं। 69 साल के 2 देशों का नजरिया इन 2 तस्वीरों से साफ है। एक तरफ पाकिस्तान है, जिसके लालच और दोगलेपन ने उसे दुनिया में आतंकी का दर्जा दे रखा है, तो वहीं हिंदुस्तान है, जिसके शांति और सद्भाव की पॉलिसी का हर देश मुरीद है। यही वजह है कि ईरान युद्ध में अमेरिका को वफादारी साबित करने के चक्कर में मुनीर एंड कंपनी ने अपने बड़े मददगार यूएई को खो दिया और अब उसी यूएई के साथ भारत की करीबी दुनिया देख रही है और पाकिस्तानी अपने हुक्मरानों को कोस रहे हैं। मिडिल ईस्ट की जंग ने दुनिया को तेल और गैस की मारामारी के संकट में डाल दिया है और पाकिस्तान का जो हाल है वो दुनिया देख रही है। पूरा मुल्क बूंद बूंद तेल के लिए बागी बनने को मजबूर है। ऊपर से कर्ज की मार सो अलग। ऐसे हालातों में शुक्रवार से शुरू हो रहे प्रधानमंत्री के विदेश दौरे ने मुनीर ब्रिगेड को सिसकने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल पीएम मोदी कल से नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली,
और यूएई के दौरे पर जा रहे हैं और इस लिस्ट में यूएई का नाम पाकिस्तान के सीने पर खंजर की तरह है। पाकिस्तानियों की इस गुस्से और हताशा की बड़ी वजह भी समझिए। दरअसल मिडिल ईस्ट की जंग में पाकिस्तान की गद्दारी से नाराज यूएई ने मुनीर से जो छीना वो अब भारत को देने की तैयारी है। यूएई ने पाकिस्तान से अपना $3.5 अरब का कर्जा वापस मांगा तो अब भारत के साथ बड़ी साझेदारी की तैयारी हो रही है। यूएई ने तेल के मामले में भी पाकिस्तान से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन अब पीएम मोदी के दौरे में इसी तेल पर बड़ी डील होने की उम्मीद है। वहीं यूएई ने पाकिस्तानियों को अपने देश से भगाना शुरू कर दिया है। तो इस यात्रा में दूसरी तरफ यूएई में रहने वाले 45 लाख से ज्यादा भारतीयों के कल्याण पर भी खास ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। यानी पाकिस्तान के घड़े का न सिर्फ पानी सूख गया बल्कि घड़ा फूट ही गया। अब ऐसे में पाकिस्तानी रोए ना तो क्या करें, क्योंकि यूएई के इस एक्शन ने पहले से ही कंगाली में डूबे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और मुनीर का दोगला चरित्र एक बार फिर एक्सपोज हो गया है। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान और अमेरिका की लड़ाई में दुनिया पीस रही है, लेकिन पाकिस्तान की फितरत ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। कभी चीन तो कभी अमेरिका तो कभी सऊदी अरब तो कभी यूएई को खुश करने के चक्कर में मियां मुनीर के हालात ऐसे हैं कि कोई भी उसे अपने दरवाजे पर खड़ा नहीं देखना चाहता। और अब हिंदुस्तान की बढ़ती साख जिन्ना लैंड के जल्लादों को खून के आंसू रुला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस मंसूबे को लेकर 8 सालों के बाद बीजिंग की जमीन पर उतरे, वो फिलहाल उसमें कामयाब होते नजर नहीं आ रहे। वो इसलिए क्योंकि शी जिनपिंग ने दोनों देशों की मीटिंग के दौरान ट्रंप के सामने साफ किया कि वो ताइवान के मुद्दे पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। साथ ही जिनपिंग ने सलाह दी कि दोनों देशों को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि पार्टनर बनना चाहिए। ईरान जंग, ट्रेड वॉर, चीन अमेरिका व्यापार, ताइवान से अमेरिकी रक्षा सौदा, ये वो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर 8 साल बाद ट्रंप शी जिनपिंग से बात करने सीधे चीन पहुंचे। लेकिन ट्रंप को चीन में शायद जिस स्वागत की उम्मीद थी, उन्हें वहां उस तरह का ग्रैंड वेलकम नहीं मिला। जिनपिंग ने ट्रंप को एयरपोर्ट पर रिसीव नहीं किया और आज जब दोनों दिग्गजों की मुलाकात हुई तो माहौल में रूखापन भी नजर आया। ट्रंप जबरन जिनपिंग के करीबी होने का एहसास दिलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जिनपिंग की छोटी सी मुस्कान से ट्रंप को मायूसी ही मिली। अब इन तस्वीरों को देखिए। जिनपिंग से मिलते ही ट्रंप ने उनसे हैंडशेक किया और 15 सेकंड तक उनके हाथ को कसकर पकड़े रहे। ये दिखाने की कोशिश करते रहे कि वो उनसे मिलकर बेहद खुश हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अब इस क्लोज तस्वीर को देखिए। हाथ मिलाने के कुछ सेकंड बाद ही जिनपिंग अपना हाथ पीछे खींचने वाले थे, लेकिन ट्रंप ने ऐसा होने नहीं दिया और अपना दूसरा हाथ भी ऊपर रख दिया। ट्रंप ने चीन से रिश्ते सुधारने की दूसरी कोशिश उस वक्त भी की जब दोनों देशों की बैठक हुई। इस दौरान ट्रंप ने तो जिनपिंग को बताया महान नेता और चीन के लिए सम्मान की बात कही, लेकिन वहीं जिनपिंग ने साफ कर दिया कि वो वियतनाम के मुद्दे पर 1 इंच भी समझौता करने को तैयार नहीं है। दरअसल ताइवान लंबे समय से अमेरिकी और चीन के बीच सबसे संवेदनशील मुद्दों में शामिल रहा है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि अमेरिका ताइवान को सैन्य और राजनीतिक समर्थन देता रहा। हाल के वर्षों में अमेरिका ने ताइवान को अरबों डॉलर के हथियार पैकेज की मंजूरी दी है, जिसका चीन लगातार विरोध करता रहा। इसी से नाराज जिनपिंग ने भी मीटिंग के दौरान साफ कर दिया कि अगर अमेरिका ने ताइवान मुद्दा गलत तरीके से संभाला तो रिश्ते खतरनाक मोड़ पर पहुंच सकते हैं। जिनपिंग ने कहा कि ताइवान का मुद्दा अमेरिकी चीन रिश्तों में सबसे अहम है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इसे सही तरीके से नहीं संभाला गया तो दोनों देशों के रिश्ते बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच सकते हैं। जिनपिंग के इस रुख से साफ था कि वो अमेरिका की किसी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। लिहाजा ट्रंप का रुख भी नरम ही दिखा और डिनर पार्टी के दौरान उन्होंने फिर चीन की तारीफ की। ड्रैगन के आगे सुपर पावर ने किस तरह सरेंडर किया, उसकी जुड़ी एक खबर और आपको बताते हैं। चीन पहुंचने से पहले पूरा अमेरिकी दल डिजिटल अरेस्ट हो गया, क्योंकि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को डर है कि चीनी नेटवर्क या उपकरणों के माध्यम से उनकी संवेदनशील जानकारी और तकनीकी डेटा चोरी किया जा सकता है। इसलिए अमेरिकी अधिकारी चीन में केवल विशेष रूप से सुरक्षित और ट्रैक न किए जा सकने वाले उपकरणों का ही उपयोग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। एक दौर था जब दुनिया के मंचों से हिंदी चीनी भाई भाई का नारा होता था। अब दौर है रूस और भारत की दोस्ती का।
ये दोस्ती हमेशा से अमेरिका को खटकती रही और खास तौर पर मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को। और ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्ती के भारत के साथ 6 दशकों में तमाम रुकावटों के बावजूद रूस की दोस्ती कमजोर नहीं हुई। चीन ने तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बुलंद कर धोखा दिया, लेकिन अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मंत्री ने हिंदी रूसी भाई भाई का नारा देकर डोनाल्ड ट्रंप को एक क्लियर मैसेज दिया है। ईरान से जंग में बुरी तरह से घिरे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपने हित में साधने की फिराक में, लेकिन उन्हें खबर नहीं कि यहां हिंदुस्तान में उनका सबसे पुराना दोस्त दशकों पुराने तराने के साथ दोस्ती का नया अध्याय लिख रहा है। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में जब रूसी विदेश मंत्री लावरोव अपने भारतीय काउंटर पार्ट एस जयशंकर से मिले तो भारत और रूस में बचता दोस्ती का यह पुराना कोरस गूंज उठा। रूस की पुरानी पीढ़ी से लेकर आज की युवा पीढ़ी तक 1950 के दशक के हिंदी गीत गाती है, उन गीतों की धुनों पर नाचती है, झूमती है। तो ये यूं ही नहीं बल्कि ये दोस्ती की गहरी गांठ का प्रतीक है। उसी दोस्त को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने नया नाम दिया, हिंदी रूसी भाई भाई। रूसी विदेश मंत्री बोले हिंदी रूसी भाई भाई। अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने इसी रूस के साथ इसी दोस्ती की नींव को हिलाने की कोशिश की, कभी टैरिफ का बोझ बढ़ाकर तो कभी इमिग्रेशन के नियमों में बदलाव करके। भारत ने इसके मुताबिक कुछ फैसले जरूर लिए, लेकिन रूसी नेतृत्व ने न सिर्फ इसे समझा बल्कि बेहतर वक्त का इंतजार किया।